एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद एसपी मैम। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ स्टैटिस्टिक्स सीरीज का पहला टॉपिक, दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो पहले जानेंगे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है और उसके अंडर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्टिंग करेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है? टू फाइंड द सेंट्रल वैल्यू, मतलब बहुत सारे डाटा गिवन होगा, उसमें से कोई एक डेटा, पूरा जितना भी डाटा जो डाटा सेट दिया होगा उसे अगर रिप्रेजेंट करेगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे ना, सेंट्रल टेंडेंसी बोलेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो डेफिनेशन क्या है ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी is a single value that attempt to describe a set of data by identifying the central position within that set of data। तो इसका मतलब क्या है, पहले हम लोग जान लेते हैं। तो इसे एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक क्लास में बहुत सारे बच्चों का वेट हम लोग चेक कर रहे हैं। तो बहुत सारे डाटा में से मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तरीके से 4 डाटा ले रही हूँ। 48 केजी किसी का वेट है, 42 केजी, 52 केजी एंड 58 केजी। ठीक है, 4 बच्चों का हम लोगों ने वेट को कंसीडर किया हुआ है और मुझे बोला गया है कि इन चारों का जो वेट है उसमें से मुझे एवरेज वैल्यू निकालना है, मतलब एवरेज वेट कितना होगा। तो अगर मैं ऐसा एक वैल्यू ले लूं, ये हो जाएगा अगर 50 केजी। ठीक है, मतलब ये है कि ये जो 50 है ये जो चारों का चारों स्टूडेंट्स का वेट है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये चारों का जितना भी वेट होगा वो 50 के आसपास होगा, मतलब ज्यादा होगा ना 50 से कम होगा। इसे ही जो हम लोग बोलते हैं ये एवरेज हो गया, इसको हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक नंबर से ही हम लोग को ये जितना चारों का चारों डाटा सेट में से कुछ आइडिया मिल जा रहा है कि हाँ ये 50 के आसपास कोई वैल्यू हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो हम लोग डिफाइन करेंगे क्या क्या होता है ना। द मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर मीन, मीडियन एंड मोड। मीन के बारे में हम लोग ऑलरेडी स्कूल में भी पढ़ते हैं कि मीन का मतलब एवरेज होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे मीन, मीडियन और मोड का क्या क्या ग्रुप्स होते हैं, कितने तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो अभी हम लोग जानेंगे। तो पहले डिस्कशन करेंगे मीन। तो मीन का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द सैंपल साइज। ठीक है, जितना हम लोग को ऑब्जर्वेशन दिया होगा या डाटा दिया होगा उसको पहले हम लोग ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय द सैंपल साइज। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऐड ऑल द नंबर्स एंड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो उसे हम लोग बेसिकली किस फॉर्म में डिनोट करते हैं ना, इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार, और उसे फॉर्मुलेट कैसे करते हैं ना, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, और आई का वैल्यू 1 2 3 अप टू इन्फानाइट हो सकता है। तो अगर मैं एक मीन को उसे डिफाइन करना चाहूँ या उसका कोई एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँ तो हम लोगों को क्या मिलता है? अभी अभी जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि 4 स्टूडेंट्स का मैं वेट चेक कर रही थी और उसका एवरेज में निकालती थी। ठीक है, तो ये तो हो गया जितना भी डाटा, बहुत कम डाटा है इसीलिए हम लोगों ने उसको 4 नंबर्स लिख दिए और मैं उसका एवरेज इजीली निकाल सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारे डाटा होंगे और उसको गिनने के लिए हम लोग को बहुत टाइम लगेगा, तो उस केस में उसका डेफिनेशन क्या होगा या उसे क्या बोलते हैं? अगर और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डाटा अगर दिया होगा उसका भी मीन निकालने के लिए क्या क्या तरीका है वो हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो देखिए, पहले जो सिंपल सा केस होता है क्या होता है ना,
मीन ऑफ ऑन ग्रुप डाटा, ऑन ग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा क्या होता है? तो सपोज मैं 4-5 स्टूडेंट का कुछ हाइट है, वेट अगर चेक करूँगी या जो भी एक फाइनाइट नंबर का होगा जो इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम लोग अनग्रुप डाटा बोलेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास बहुत सारे डेटा होंगे और उसका मुझे मीन निकालना पड़ेगा तो हम लोग उसको ग्रुपिज्म करेंगे, वो सेकेंड केस में होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस के लिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। कंसिडर द हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ 5 स्टूडेंट की ही हाइट के बारे में कंसिडर कर रही हूँ। तो 144 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर, 153 सेंटीमीटर, 156 सेंटीमीटर एंड 162 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 बच्चों का हाइट हो गया। अब क्या करेंगे, मैं अगर बोलूँगी इन पांचों का मुझे मीन निकालना है, मतलब देन फाइंड द मीन ऑफ द हाइट ऑफ दिस 5 स्टूडेंट। 5 स्टूडेंट का मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मीन निकालना पड़ेगा। तो ये बहुत सिंपल है। तो हम लोग क्या निकालेंगे ना, सोल्यूशन में मीन हाइट एक्स बार क्या होगा ना, 5 स्टूडेंट का जो समेशन हम लोग निकालेंगे हाइट का और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये मुझे मिल जाएगा 154.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है 154.6 सेंटीमीटर, ये जो पांचों का हाइट दिया हुआ है उन पांचों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये उसके बीच में एक डेटा के बीच में एक वैल्यू रहेगा जो ये पांचों को रिप्रेजेंट करता होगा। केस 2 में डिस्कशन करते हैं मीन ऑफ ग्रुप डाटा। तो मीन ऑफ ग्रुप डाटा में हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, एक होता है डिस्क्रीट सीरीज और एक होता है कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या है ना, जब एक डाटा बहुत बड़ा होगा, ठीक है, कि ये जो 5 हम लोगों ने 5 स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया था उससे ज़्यादा अगर होगा 100 या 200 ऐसा कोई डाटा हम लोग को गिवन होगा, देन उसका हम लोग क्या निकालेंगे। जब मैं मीन निकालने के लिए बोलूँ तो हम लोग को एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, सपोज मैं एक क्लास में मैथमेटिक्स का कोई एक एग्ज़ाम कर रही हूँ और जो स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किया है उसको मैं एक डेटा प्रोवाइड करूँगी और मैं बोलूँगी कि उसका मीन निकाल के दो मुझे। तो एक क्लास में स्टूडेंट अगर मेरे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो मैं हर एक का अगर मार्क्स गिन के लिखूँगी और उसका एडिशन करूँगी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स करूँगी तो बहुत टाइम लगेगा। तो उस टाइप के अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो हम लोग उसको डिस्क्रीट सीरीज, मतलब 50 स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग उसको नाम दे देंगे डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग उसे कैलकुलेट करेंगे। तो 50 स्टूडेंट्स का अगर मैं मीन निकालना चाहूँ मार्क्स का तो कैसे करेंगे। तो सपोज एक स्टूडेंट ने रखा है 10 मार्क्स, ठीक है, तो मैं इसको क्या नाम दूंगी ना, ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया 1 और मार्क्स कितना रखा है वो 10 मार्क्स रखा है। तो उसके बाद सपोज 3 बच्चों ने 20 मार्क्स रखा है, ठीक है, तो अगर मैं एक एक करके कैलकुलेट करूँगी तो बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो इसे अगर मैं डिफाइन करूँगी डिस्क्रीट सीरीज में, मतलब 10 मार्क्स रखा हुआ है एक स्टूडेंट ने, 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट ने रखा है ना, 3 स्टूडेंट्स ने 20 मार्क्स रखा हुआ है। तो सपोज मैं बोलूँगी कि 40 मार्क्स कितने बच्चों ने रखा हुआ है ना, 5 बच्चों ने 40 मार्क्स रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है ना, जब मैं एक एक स्टूडेंट का काउंट करूँगी कितना मार्क्स है तो मुझे हर एक स्टूडेंट की काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से देख के बता सकती हूँ कि एक स्टूडेंट ने 10 मार्क्स रखा है, 3 स्टूडेंट्स ने 20 मार्क्स रखा हुआ है, 5 स्टूडेंट ने 40 मार्क्स रखा हुआ है एंड ऐसे ही हम लोग 50 स्टूडेंट्स का मार्क्स गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है, ये जो हम लोगों ने जितना यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है ना, इंडिविजुअल जो वैल्यू है उसको एक फ्रीक्वेंसी में हम लोग चेंज कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब ये 10 मार्क्स कितने बार रिपीट हुआ है, ये 20 मार्क्स कितने बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है, ये 40 मार्क्स कितने बार रिपीट हुआ है ना, 5 टाइप
रिपीट हुआ है। तो ये जो होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। तो एक डिस्क्रीट सीरीज को हम लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड हमारा क्या होता है ना, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है ये डिस्क्रीट सीरीज। तो फाइंड मीन ऑफ द गिवन डेटा, हम लोगों को कोई डेटा गिवन है और वो पूछा हुआ है कि उसका मीन निकालने के लिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो एक्स है ये क्या है ना, जितना स्टूडेंट्स ने मार्क्स सिक्योर किया है वो हम लोग जान लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी का मतलब वही नंबर कितने बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3, 7, 10, 15, 20, और फ्रीक्वेंसी मतलब 4, 3, 5, 6, 2। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास 3 मार्क्स है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले रहे हैं, तो 3 मार्क्स कितने बच्चों ने रखा है ना, 4 बच्चों ने रखा है। मतलब मार्क 3 कितने बार रिपीट हुआ है ना, 4 बार रिपीट हुआ है। अभी मैं बोलूँगी अगर 7 मार्क्स कितने बार रिपीट हुआ है ना, 3 बार रिपीट हुआ है। मतलब एक बच्चे ने 7 रखा, दूसरे बच्चे ने भी 7 रखा, तीसरे बच्चे ने भी 7 रखा हुआ है। और 10 मार्क्स कितने बच्चों ने रखा है ना, 5 बच्चों ने रखा हुआ है। तो हर एक बच्चे का मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं है, मैं डेटा में क्या लिख रही हूँ ना, 10 मार्क्स 5 बच्चों ने सिक्योर किया है। अब मैं जाऊंगी नेक्स्ट पॉइंट को, 15 मार्क्स कितने बच्चों ने रखा है ना, 6 बच्चों ने रखा है। और 20 मार्क्स कितने बच्चों ने रखा हुआ है ना, 2 बच्चों ने रखा हुआ है। तो ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने बार वो डेटा रिपीट हुआ है। तो अगर मैं इसका आंसर निकालना चाहूँ तो आंसर कैसे होगा, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए ना, एफ आई एंड एक्स आई का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका समेशन निकालेंगे। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन में हम लोग को क्या गिवन होगा ना, एक्स का वैल्यू गिवन है और उसका फ्रीक्वेंसी, मतलब वो नंबर कितने बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो 3 लिखा हुआ है, 3 कितने बार रिपीट हुआ है ना, 4 बार रिपीट हुआ है। मतलब 3, 3, 3 एंड 3, 4 बार रिपीटेशन हुआ है। अगर मैं बोलूँ 7 कितने बार रिपीट हुआ है ना, 3 बार रिपीट हुआ है। मतलब ये 7, 7, 7 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है इसका रिपीटेशन। तो यहाँ पे निकालते हैं f इंटू एक्स। एफ का मतलब ये फ्रीक्वेंसी और एक्स का मतलब जो डाटा हम लोग को गिवन होगा। तो 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, 7 इंटू 3 21, 10 इंटू 5 50, 15 इंटू 6 90, 20 इंटू 2 40। ठीक है, तो ये हो गया इंडिविजुअली हम लोगों ने उसको मल्टीप्लाई करके लिखा है। अब हम लोग निकालेंगे एफ आई एंड एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब ये जो जितना भी वैल्यू हम लोगों ने लिखा हुआ है उसको क्या करेंगे, ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। और एडिशन का वैल्यू कितना मिलेगा ना, 213 मिलेगा। तो अब हम लोग अगर डायरेक्ट मेथड में उसे पुट करेंगे तो एफ आई एक्स आई का वैल्यू मुझे मिल गया है, समेशन का वैल्यू 213 हो गया, और डिवाइडेड बाय क्या होगा ना, समेशन ऑफ एफ आई होगा। मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी हम लोग को गिवन है उसको हम लोग ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो अगर मैं उसका डायरेक्ट मेथड में निकालूँ तो क्या होगा ना, एक्स बार इक्वल्स टू 213 डिवाइडेड बाई 20, और ये हमारा क्या हो गया ना, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो ये होता है बेसिकली डिस्क्रीट सीरीज के लिए हम लोग कैसे डायरेक्ट मेथड में उसका आंसर निकाल सकते हैं। डिस्क्रीट सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास और एक मेथड है, उसे शॉर्टकट मेथड बोलते हैं या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो वो मेथड क्या है, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, वेयर ए इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन जो कि मिडिल मोस्ट वैल्यू है, एंड d इक्वल्स टू डेविएटेड x और d इक्वल्स टू x माइनस ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है ना, ये जो एज्यूम्ड मीन मेथड में हम लोग यहाँ पे मीन को कोई वैल्यू को एज्यूम करेंगे
और उसको लेके हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो स्टेप्स जान लेते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो स्टेप 1 में वो लिखा हुआ है, assume any value as the mean of the values of xi given। इसका मतलब क्या है, सपोज मेरे पास कोई एक क्वेश्चन है और यहाँ पे x का कुछ वैल्यू गिवन है और उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। तो xi का मतलब है कि ये 149, 156, 153, 159 एंड 147, ये जितना भी सब वैल्यू है वो किसका वैल्यू में जाएगा ना, xi के वैल्यू में जाएगा, ठीक है। तो ये बोला गया है कि assume any value as the mean of the values, ठीक है। मतलब xi का जितना भी वैल्यू है उसमें से मैं किसी को assume कर सकती हूँ as mean, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली मिडिल मोस्ट वैल्यू को ही क्या लेंगे ना, मीन assume करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे मैं 153 ले सकती हूँ, नहीं तो मैं 150 भी ले सकती हूँ, क्योंकि हम लोग को कोई ना कोई इन जो वैल्यूज के अंदर से कुछ भी एज्यूम करके लेना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है ना, इट इज कॉल्ड द एज्यूम्ड मीन, और उसे क्या बोलेंगे ना, कैपिटल ए बोलेंगे। हेंस द नेम एज्यूम मीन मेथड। तो हम लोग यहाँ पे कोई वैल्यू को एज्यूम कर रहे हैं एज मीन, तो इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा ना, एज्यूम मीन मेथड। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, और एक बात, यहाँ पे 5 वैल्यूज थे, इसीलिए जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है उसको मैं इजीली ले ली 153 एज मीन। अगर मेरे पास कोई इवन नंबर का वैल्यू होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितना वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज है और उसका फ्रीक्वेंसी भी दिया गया है। तो अगर ऐसा कोई केस आए, इवन नंबर का डेटा गिवन हो, तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगा, ये 10 और 12 में से जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, मैं उसे एज्यूम कर सकती हूँ एज ए मीन। तो इन दोनों के बीच में 5 और 4, मतलब 5 ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो मैं इस केस में 10 को क्या करूंगी ना, एज्यूम करूंगी एज आवर मीन, ठीक है। तो अगर इवन नंबर का आएगा तो जिसका मिडिल मोस्ट वैल्यू का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसी को हम लोग मीन मानेंगे, नहीं तो अगर ऑड नंबर का वैल्यू है तो मिडिल मोस्ट वैल्यू को ही हम लोग एज्यूम मीन लेंगे, ठीक है। तो अब स्टेप 2 में जाएंगे। स्टेप 2 में वो क्या बोल रहा है ना, सब्ट्रैक्ट ए, कैपिटल ए फ्रॉम ईच वैल्यू। मतलब जो हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम मीन माना है, इसे ही हम लोगों ने कैपिटल ए माना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे ना, ईच ए को हम लोग ईच वैल्यू से मैं माइनस करूंगी टू गेट द डेविएशंस फ्रॉम द एज्यूम मीन, दैट इज डी आई। तो डी आई का मतलब क्या होगा ना, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए का मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई और एक कॉलम निकालूं जो उसका नाम मैं दे रही हूँ डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो ए हम लोगों ने यहाँ पे कितना एज्यूम किया था ना, 153। ये मेरा ए हो गया 153। तो मैं क्या करूंगी, डी का वैल्यू जब मैं निकालूंगी तो ये क्या होगा, एक्स आई का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट 149 माइनस 153 कितना आएगा, -4, ठीक है। और 156 माइनस 153 इक्वल्स टू 3। मतलब एक्स आई का मतलब हर एक जो गिवन होगा डेटा, उससे मैं माइनस करूंगी किसे ना, जिसे हम लोग एज्यूम करेंगे ये मीन, ठीक है। ये होता है 153। अब ये थर्ड पॉइंट के लिए 153 और एज्यूम मीन क्या है 153, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट 159 माइनस एज्यूम मीन 153 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। देन 147 माइनस एज्यूम मीन 153 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो ये मेरा निकल गया डी का वैल्यू। डी क्या था हमारा,
ना x माइनस है, मतलब हर एक x को मैं एज्यूम मीन से माइनस कर दूंगी। तो इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर्मूले में मुझे क्या चाहिए ना, f चाहिए और उसके साथ d को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए और एक कॉलम मुझे निकालना पड़ेगा और उसका वैल्यू क्या होगा ना, fi इंटू डी आई। तो हम लोगों ने f का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 3, 2, 4, 6, 5, ये क्या है, सब हमारा फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी के साथ मैं किसे मल्टीप्लाई करूंगी ना, डी आई को मल्टीप्लाई करूंगी। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, 3 इंटू -4, यहाँ पे लिख देंगे 3 इंटू -4 कितना हो जाएगा, -12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन 6 इंटू 6 36, देन 5 इंटू -6 -30। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा जो कॉलम हम लोग निकालेंगे इसका वैल्यू। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग को क्या चाहिए, अगर मुझे ये जो वैल्यू मिल जाए, स्टेप 3 में हमारा जो वैल्यू क्या था, नाउ वी कैन फाइंड मीन ऑफ दिस डेटा यूजिंग द फॉर्मूला x bar इक्वल्स टू a प्लस समेशन ऑफ fi इंटू डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला। तो अगर मैं fi एंड डी आई निकाल दूं, हम लोगों ने यहाँ पे fi एंड डी आई निकाला है, अगर मैं इसका समेशन निकालूं तो क्या हो जाएगा, fi इंटू डी आई का वैल्यू -30 प्लस 36, 0 प्लस 6 -12। तो इसको ऐड करने के बाद मेरा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। और एक वैल्यू क्या चाहिए ना, समेशन ऑफ fi चाहिए। तो समेशन ऑफ fi का मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी को जब मैं ऐड करूंगी ये कितना आ जाएगा, समेशन ऑफ fi का वैल्यू 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 और ये हमारा वैल्यू fi एंड डी आई का वैल्यू क्या आया, 0 आया। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं x बार इक्वल्स टू अज्यूम्ड मीन जो हम लोगों ने लिया था 153, तो इसका आंसर क्या आएगा, x बार इक्वल्स टू a का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया है 153, 153 प्लस समेशन ऑफ fi एंड डी आई का वैल्यू 0 है, 0 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू 153। तो ये जो 153 है वही हमारा क्या आ जाएगा, मीन, एक्चुअल मीन आ जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे जो एज्यूम्ड मीन लिया था उसी के बराबर आ गया हमारा एक्चुअल मीन। ठीक है, तो ये होता है हमारा एज्यूम मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड टू सॉल्व द डिस्क्रीट सीरीज।